प्रेगनेंसी के लास्ट 3 मंथ्स थोड़े एंजाइटी के होते हैं, आपको बहुत सारे फियर्स और डाउट्स होते हैं। इस समय क्या बदलाव आते हैं शरीर में आपके और आपके बेबी के, ये मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे इस वीडियो में। और मैं हूँ डॉक्टर ज्योति मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट, टॉकिंग टू यू अबाउट चेंजेस हैपनिंग इन द लास्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब आखिरी ट्राइमेस्टर में होने वाले शरीर में बदलाव। आप ये वीडियो पूरा वॉच करें, आपको लास्ट में हम बताएंगे डॉक्टर्स किस चीज के लिए विजिलेंट होते हैं, क्या ध्यान रखते हैं आखिरी विजिट्स में, और क्या वार्निंग साइंस है जब आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल रश करना चाहिए। लेट्स बिगिन विद द जर्नी ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर। लास्ट ट्राइमेस्टर शुरू होता है 29 वीक्स कंप्लीट होने के बाद अप टू 40 वीक्स, दैट इज फुल टर्म डिलीवरी टाइम जो होता है। बेबी के चेंजेस क्या आते हैं, पहले हम मम्मी से पहले बेबी के बारे में बताएं। बच्चे का वजन अब लगभग 1 किलो हो गया है। जैसे जैसे समय बढ़ता है बच्चे के बॉडी पे फैट डिपोजिशन होता जाता है। दिस इज टू गिव अ राउंडेड कंटूर। प्लस जब बच्चा पैदा हो तो उसको टेम्परेचर मेंटेन करने में ये पैड ऑफ फैट हेल्प करता है। बच्चा अब आंखें खोल सकता है, आपकी बातें भी सुन सकता है, और उसके मूवमेंट्स अब आप पाएंगे कि पहले जो बहुत समरसॉल्टिंग टाइप के हो जाते थे, पूरा बच्चा पेट में घूम जाता था, अब धीरे धीरे थोड़े कम होते जाएंगे। ग्रेजुअली वो लाइट मूवमेंट्स होंगे बट एट अ पर्टिकुलर रिदम, क्योंकि अब बच्चे का स्लीपिंग पैटर्न भी अब सेट हो रहा है और उसके मूवमेंट्स भी मोर रिदमिक, मोर पैटर्न वाइज होते जा रहे हैं। अब क्योंकि हम प्रेगनेंसी में चेंजेस की बात कर रहे हैं तो लेट अस फोकस ऑन द मदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जो यूट्रस यहाँ तक बढ़ के आ गया था टिल द 9th मंथ, ऊपर बढ़ते बढ़ते आपके ऑलमोस्ट रिब केज, पसलियों तक आ गया था। अब जैसे जैसे टाइम आता है आपका बेबी 36 वीक्स के बाद एंगेज हो जाता है। एंगेज मीन्स बेबी का जो वाइडेस्ट पार्ट है हेड का, जो ये हेड है यहाँ से बॉडी शुरू होती है, वाइडेस्ट पार्ट इसके अंदर घुस जाता है। इसका मतलब आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस अच्छे हैं। हेड एंगेज होना आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, इसको कहते हैं लाइटनिंग। जब यूट्रस ऊपर तक आ गया तो मदर को थोड़ी सी ब्रेथलेसनेस होती है, पर एंगेज हो जाने से हेड के आपको इससे आराम मिलता है, पर थोड़ी यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। आपका यूट्रस का शेप जो पहले सिलिंड्रिकल था अब वो स्फेरिकल होता जाएगा, मतलब ऐसे साइड में बल जा जाएंगे क्योंकि हेड अप नीचे चला गया। दूसरा बदलाव जो आएगा वो होंगे ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। कभी कभी आपका यूट्रस हार्ड हो जाएगा और थोड़ी देर में रिलैक्स हो जाएगा, इनको हम इस नाम से कहते हैं। पर ये कॉन्ट्रैक्शंस लेबर पेन से कंफ्यूज नहीं करना है। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें एक तो कोई पैटर्न नहीं होता, कोई रिदम नहीं होती। ये इनका टाइम यूजुअली 30 सेकेंड्स होता है, उसके बाद ये चले जाते हैं। और जब ये कॉन्ट्रैक्शन आता है आपको कोई पेन फील नहीं होता। यही कॉन्ट्रैक्शंस बाद में कन्वर्ट होकर लेबर पेन बन जाएंगे, जब आपको पेनफुल होगा, आपको सेंसेशन ऑफ पेन फील होगा। तो ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन भी थर्ड ट्राइमेस्टर में शुरू हो जाते हैं। दूसरा बदलाव जो आता है वो है यूरिनरी सिम्टम्स। अब क्योंकि हेड नीचे आ गया तो आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी थोड़ी रहेगी, पर दिस शुड नॉट हैव बर्निंग पेन। अगर यूरिन में जलन है, तकलीफ है, तो फिर वो यूटीआई का लक्षण हो सकता है। कभी कभी आप पाएंगे टूवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कि यूरिन थोड़ा सा लीक कर जाता है, खांसने पे, छींकने पे, इवन उठने बैठने में। इसको स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, क्योंकि यूट्रस का प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, बेबी भी बड़ा हो गया है, तो ब्लैडर अपनी होल्ड नहीं कर पाता, अपनी नेक मसल्स उसकी वीक हो जाती है। इसके लिए ज़रूरी है आप कीगल्स एक्सरसाइज करें। कीगल्स एक्सरसाइज यानी कि यूरिन मोशन और वजाना के रास्ते को टाइट होल्ड करना 15 सेकेंड्स तक और फिर रिलीज करना। डिस्चार्जेस, दिस इज अनदर सिम्टम। डिस्चार्ज मीन्स वेजानल डिस्चार्जेस थोड़े से आप पाएंगे, कई बार आपका गीलापन रहता है अंडरगारमेंट में। अब क्योंकि बॉडी प्रिपेयर हो रही है डिलीवरी के लिए तो सिक्रीशंस बढ़ गए हैं ग्लैंड्स के, पर कभी भी ये डिस्चार्ज ब्लड मिक्स नहीं होना चाहिए टिल यू आर फुल टर्म प्रेगनेंसी। लास्ट में आपको एक थिक म्यूकस प्लग आ सकता है जो कि ब्लड से मिक्स भी होगा, तो दैट इज कॉल्ड, अब आपका म्यूकस प्लग हटना मीन्स अब लेबर के लिए रास्ता खुल गया है, तो कभी भी लेबर पेन स्टार्ट हो सकते हैं। बट सभी के केसेस में नहीं होता, इसलिए अगर आपका म्यूकस प्लग नहीं निकला है तो परेशान। आपके यूट्रस के साथ साथ आपका ब्रेस्ट भी तैयार हो रहा है मिल्क के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, फीडिंग के लिए। एक तो ब्रेस्ट का साइज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, वो अभी आप पाएंगे थोड़ा बढ़ गया है। निपल का कलर और उसके नीचे जो ब्लैक एक सर्कल होता है एरियोला, उसका भी कलर डार्कन हो जाएगा। दिस इज ऑल पिगमेंटेशन चेंजेस। एंड कभी कभी पेशेंट्स को सिक्रीशन शुरू हो जाते हैं, वाटरी हो सकते हैं, कोलेस्ट्रम थिक येलो हो सकते हैं। ये भी तैयारी है मिल्क प्रोडक्शन की। अगर ऐसा होता है तो आप वहाँ पे कुछ पैड्स आते हैं ब्रा में लगाने के, वो लगा सकती हैं। अदरवाइज आपको लेकिन एक्सप्रेस कर करके भी निकालना नहीं है। अगर ये चेंज ना भी आए तो कोई परेशान ना हो, क्योंकि किसी किसी महिला को ही होते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इस समय आपको चेक करना है आपकी निपल्स इंड्रॉन इन्वर्टेड तो नहीं है या फ्लैट तो नहीं है। अगर ऐसा है तो बच्चे को फीडिंग में परेशानी होगी। इसके लिए अपने डॉक्टर से गाइडेंस लें और आपको क्या करना है इसको समझें। स्किन चेंजेस, आपकी प्रेगनेंसी में आपने पाया होगा आपके फेस पे हो सकता है पिगमेंटेशन हो गया हो, ब्रेस्ट पे मिड लाइन, इसको लीनिया नाइग्रा कहते हैं, नाभि से नीचे एक लंबी लाइन में भी आपको एक काली लंबी धारी आ गई होगी। और स्ट्रेच मार्क्स इस समय पीक पे होते हैं, क्योंकि स्ट्रेचिंग अब मैक्सिमम हो रही है, तो स्ट्रेच मार्क्स या स्किन की स्ट्रेचिंग ज़्यादा होती है। आपको कई बार इरिटेशन, इचिंग होगा, तो बहुत ज़रूरी है स्किन को मॉइस्ट रखें।
सिंपल घर में कोकोनट ऑयल है, मॉइस्चराइजर है या स्पेसिफिक क्रीम्स आपको डॉक्टर ने दी है, उनको लगाते रहिए। और अगर आपको इचिंग का सेंसेशन फिर भी हो तो नाखून से ना करें, एक सॉफ्ट टॉवल रख के उससे आप उसको एरिया को सूजन कर सकती हैं। स्वेलिंग एक आम समस्या है, अक्सर आप पाएंगी आपके पैरों में, एड़ी के पास पैर सूज जाते हैं, स्पेशली जब आप लंबे समय खड़ी हैं तो ऐसा होता है। इसके 2-3 कारण होते हैं। सबसे कॉमन है ग्रेविटेशनल, आप लंबे समय खड़ी हैं, जो ब्लड लौट के नीचे से ऊपर आना था अब वो बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द यूट्रस एंड फीटल हेड अब वो नहीं आ पा रहा है, इसलिए ब्लड वहीं एक्यूमुलेटेड रहता है, वीनस रिटर्न हम कहते हैं, कम हो जाता है। इसके लिए आपको करना है कि आप लेग्स को एलिवेटेड रखें और बहुत लंबे समय खड़े ना हो। दूसरा कारण है हाई ब्लड प्रेशर, तो जब स्वेलिंग ज़्यादा है तो अपना बीपी ज़रूर चेक कराएं। थर्ड कारण है वेरिकोज वेन्स, हमारी खून की नलियां भी कई बार प्रोमिनेंट ब्लू कलर की लाइंस जैसी दिखाई देती हैं, तो वेरिकोज वेन्स के साथ भी स्वेलिंग हो सकती है। इनमें कभी कभी हम प्रेशर स्टॉकिंग्स भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। बैक एक आम समस्या है इस समय, क्योंकि आपका पूरा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आगे शिफ्ट हो गया, तो मदर्स अपनी बॉडी को आगे करके चलती हैं, इसलिए ज़रूरी है अपना पोस्चर का ध्यान रखें, अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखें। जब लेटती हैं तो पैरों के नीचे तकिया लगाएं, बैठती हैं तो अपने कुशन पीछे एक लगा के सपोर्टेड रखिए लोअर बैक को। और एक आध कारण होता है जैसे कुछ जॉइंट्स अब हमको रिलैक्स करने हैं, क्योंकि बेबी पास होने वाला है नीचे से, तो हमारे कुछ हार्मोन्स एक्ट करते हैं जॉइंट्स को ढीला करने के लिए। आफ्टर डिलीवरी ये वापस आ जाते हैं नॉर्मल साइज में, नॉर्मल लोकेशन पे, पर कई बार किसी किसी महिला का पोस्चर इम्प्रॉपर होने से ये जॉइंट पेन आगे तक बना रहता है। और एक कारण है जो आपकी एब्डोमेन की मसल्स अब इस समय, पेट की मसल्स इतनी खिंच गई हैं बिकॉज यूट्रस अब इतना बड़ा हो गया है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पेशेंट अपने बैक का सहारा लेता है, मतलब बैक पे प्रेशर डालता है बजाय मसल्स के। ये बॉडी का भी कंपनसेशन मैकेनिज्म है, तो प्लीज कीप योर पोस्चर इरेक्ट, नॉट लाइक दिस। फिर भी आप कोई गर्म तेल से मालिश करवाएं, मसाज करवाएं, और लोकल जेल स्प्रे आप यूज कर सकती हैं, वो बेबी की बॉडी तक नहीं पहुंचेंगे, और अपने डॉक्टर से सलाह लें। एक चेंज होता है मूड चेंजेस, इस समय आपको थकान, इरिटेशन भी कभी कभी हो सकता है, क्योंकि थोड़ी एंग्जाइटी भी है कि बेबी आएगा, मैं कैसे डील करूंगी, मदरहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब आ रही हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा अब आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, और बाकी एक्सरसाइजेज जो आपके डॉक्टर ने बताई हैं वो भी ज़रूर करते रहिए फॉर इंक्रीजिंग द लाइक्लीहुड ऑफ स्मूथ डिलीवरी, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन से हो, पर आप एक्सरसाइज करती आएंगी तो आपकी रिकवरी भी फास्टर होगी। टायर्डनेस के लिए इस समय अपनी बॉडी को एडिक्वेट रेस्ट दें। अगर आप घर में हैं या ऑफिस जाती हैं तो आने के बाद कुछ समय ज़रूर आराम करें। घर में है तो घर के कामों के बाद दिन में 1 से 2 घंटे और रात को 7 to 8 आवर्स आपको लेटना ज़रूरी है। आपकी विजिट्स अब पहले जो मंथली थी, थर्ड ट्राइमेस्टर आने के बाद एवरी 15 डेज हो जाती हैं, और आखिरी ट्राइमेस्टर में वीकली हो जाती हैं। ऐसा क्या है जो डॉक्टर बार बार आपको इतना बुला के देखना चाहते हैं? आपका बीपी, आपका पल्स, आपका वेट गेन एडिक्वेट हो रहा है, एक्सेसिव तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कंट्रोल वेट गेन होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे की जानकारी के लिए हम लोग यूट्रस की हाइट देखते हैं, मतलब हम पेट पे रखने के बाद, जैसे 5 मंथ्स का बेबी अराउंड अम्बिलिकस आता है, उसके बाद वो बढ़ता जाएगा 36 वीक्स पे ऑलमोस्ट रिब केज तक आ जाता है, उसके बाद 40 वीक्स पे बेबी फिर से हमको यूट्रस की हाइट नीचे मिलती है और हेड हमको एंगेज या नीचे की तरफ सिंकिन मिलता है। हर बार डॉक्टर आपसे ऐसे लीडिंग क्वेश्चंस पूछते हैं कि बच्चा कितना हिल रहा है, दिन भर हिलता है कि नहीं, क्योंकि मदर को नहीं मालूम कि कम हिलना या ज़्यादा हिलना किसको कहते हैं। हम आपसे पूछते हैं आपको कोई डिस्चार्जेस तो नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर तो फील नहीं होता, और आपको कोई और ख़ास तकलीफ जैसे कि सीवियर हेडेक, ये सब पेशेंट को इनकी सिग्निफिकेंस नहीं मालूम, पर ये डॉक्टर से हर बार विजिट में आपको बताना ज़रूरी है। लास्ट में कुछ अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, कलर डॉपलर भी होता है, जानने के लिए कि बच्चे को ब्लड फ्लो एडिक्वेट मिल रहा है, उसकी ग्रोथ में कोई कमी तो नहीं है। ऐसे क्या वार्निंग साइंस हो जब आपको हॉस्पिटल रश करना है, इमरजेंसी बैग रेडी रखना है, और कब रश करना है? वन इज रिड्यूस फीटल मूवमेंट्स। फीटल मूवमेंट्स यूजुअली हम बताते हैं पेशेंट को सुबह 8 से शाम के 8 या सुबह 9 से शाम के 9, 10 से 12 मूवमेंट हो, दैट इज एडिक्वेट मूवमेंट्स आप वही समय पे रोज काउंट करें, खाना खाने के बाद ट्राई करें, और आपका जो पैटर्न था अगर उससे काफ़ी कम मूवमेंट्स है, दैट मीन्स रिड्यूस फीटल मूवमेंट्स। आप हॉस्पिटल जाएंगी, डॉक्टर हार्ट बीट देखेंगे और शायद आपका अल्ट्रासाउंड या एनएसटी नॉन स्ट्रेस टेस्ट करवाएंगे। अनदर वार्निंग साइन इज डिस्चार्ज, मतलब सडनली पानी पानी एकदम से आने लगा, कपड़े गीले होने लगे, उसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन्स रप्चर हो गई, आपका बैग फूट गया है। या हो सकता है आपको लगातार आपके अंडरगारमेंट्स गीले हो रहे हैं, मतलब ऊपर कहीं लीक है, छोटा छेद है जो कि धीरे धीरे ट्रिकल करके लगातार आ रहा है, दैट इज द अदर वे ऑफ बैग रप्चर। ऐसे दोनों केसेस में आपको हॉस्पिटल जाके चेक कराना है। कई बार डॉक्टर एग्जामिन करते हैं, पाते कोई लीक नहीं है, आपको 1-2 घंटे रखते हैं, कुछ नहीं है, आप घर वापस जा सकते हैं। या फिर पेन्स शुरू हो जाना, पेन्स जो कि रिदम पे आ रहे हैं हर 20-20 मिनट में, फिर धीरे धीरे 15-15 मिनट में, और पहले 10 मिनट में 2 कॉन्ट्रैक्शन आते थे, अब 10 मिनट में 4-4 कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं जो कि लास्ट कर रहे हैं कुछ सेकंड्स के लिए। अक्सर की कई बार फॉल्स लेबर पेन्स होते हैं, तो हम पेशेंट से कहते हैं अगर आपको पेन स्टार्ट हो तो आप 2 घंटे घर में ही रहिए, थोड़ा वॉक कीजिए, लेटिए। अगर आपके रेस्ट करने से पेन चले जाते हैं 2-3 घंटे में, दैट मीन्स इट वॉज फॉल्स लेबर पेन।
पर अगर आपको पेन्स परसिस्ट कर रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी मतलब जल्दी-जल्दी आते जा रहे हैं और ज़्यादा सीवियर होते जा रहे हैं, तो आपको हॉस्पिटल पहुँचना है। और ऐसे में भी कई बार पेशेंट आते हैं और रास्ता बंद होता है, थोड़ी देर में कहते हैं अब तो पेन नहीं हो रहा, तो वी सेंड देम बैक होम। पर इट्स बेटर कि आप एक बार खाली विज़िट करके आ जाएँ, बजाय घर में ही रहने के, जो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है। ब्लीडिंग होना कभी भी नॉर्मल नहीं है, जो म्यूकस प्लग हटता है वो थोड़ा-सा म्यूकोइड डिस्चार्ज हल्का स्टेन के साथ हो सकता है, पर फ्रैंक ब्लड आना मतलब प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा है या प्लेसेंटा से ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग थ्रू आउट प्रेगनेंसी इज़ नेवर नॉर्मल। आपको ब्लीडिंग होते ही डॉक्टर को सलाह करनी चाहिए और हॉस्पिटल इमरजेंसी में जाना चाहिए। और एक वार्निंग साइन है दैट इज़ हेडेक, सीवियर हेडेक शुरू हो जाना या वॉमिटिंग शुरू हो जाना। ये साइन हो सकते हैं राइजिंग ब्लड प्रेशर के, तो अपना बीपी चेक कराएं, अगर फिर भी परसिस्ट करे तो डॉक्टर से जाके मिलें। हाई ग्रेड फीवर आना, इस समय पे फीवर आना नॉर्मल नहीं है और हम नहीं चाहेंगे इस समय आपको कोई भी इन्फेक्शन हो जो कि डिलीवरी के हमारे बीच में हिंड्रेंस बने। तो अगर फीवर आपको हाई ग्रेड है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, कोई फाउल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्जेस है, बदबूदार पानी आ रहा है, यूरिन में फ्रीक्वेंसी मतलब पेनफुल यूरिनेशन है, इन सभी इन्फेक्शंस को हम ट्रीट करना चाहेंगे। या आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, अगर सिज़ेरियन हुआ तो खांसी-वांसी भी इनको दिक्कत देगी आपकी रिकवरी में। सो मेक श्योर आप किसी और इलनेस से सफ़र ना करें। इन सभी सिचुएशंस में आप अपने डॉक्टर से मिलिए और इमरजेंसी में अगर ज़रूरत पड़ती है तो इमरजेंसी का नंबर अपने पास रखें, कहाँ आपको किसको कॉन्टैक्ट करना है। सो आई होप मेरी ये टिप्स आपके काम आई हैं। आई विश यू अ वेरी वेरी स्मूथ डिलीवरी और आपका नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिज़ेरियन हो, डोंट वरी अबाउट दैट, वो हमारे दूसरे वीडियोज़ हैं उसके बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें and keep watching me for further such tips on your health. Goodbye till then.